नेक्स्ट चैप्टर है तरंग और ध्वनि। तरंग गति, दोलन या कंपन व तरंग। यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो पिंड की गति को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। यदि कोई पिंड अपनी सामान्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो पिंड की गति को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। लोलक की गति, ठोस पदार्थों में अणु की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति इत्यादि। दोलन गति, ठोस पदार्थों में अणु की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति इत्यादि। प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है। प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है। तरंग गति, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग गति किसे कहेंगे? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। एग्जाम्पल, शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ का होना। शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ का होना। रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर विक्षोभ का होना। रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटके पर विक्षोभ का उत्पन्न होना। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ किसे कहेंगे? किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आयाम, दोलन करने वाले वस्तु का अपने मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। आयाम को ए से व्यक्त किया जाता है। दोलन करने वाले वस्तु का अपने मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। आयाम को ए से व्यक्त किया जाता है। तरंग चाल, तरंग द्वारा आगे बढ़ने के दर को तरंग चाल कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर एन लैम्डा। भी तरंग का वेग है। भी बराबर 332 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का। लैम्डा तरंग की लंबाई है। तरंग के प्रकार, तरंग के कितने प्रकार होते हैं? ए और बी। तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक में अनुप्रस्थ तरंग, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है तो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, रस्सी को झटकने पर उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। दो पास पास श्रृंग या दो पास पास वाले गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंग, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन, ध्वनि तरंग इत्यादि। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न तथा विरल का निर्माण होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न तथा विरलन का निर्माण होता है। यांत्रिक तरंगे, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगे, वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। जैसे जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि। ये तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्घ्य भी हो सकती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्घ्य भी हो सकती है।
प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंग का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है। प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है। ध्वनि दाब तरंग प्रत्यास्था यांत्रिक का वेग ध्वनि दाब तरंग प्रत्यास्था यांत्रिक का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। बाद बाकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग भी कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि नहीं सुना जा सकता है। इसी आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि नहीं सुना जा सकता है। इसी आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। श्रव्य ध्वनि तरंग। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उन्हें श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह मनुष्यों द्वारा जो सुना जा सकता है। श्रव्य ध्वनि तरंग। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उन्हें श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अपश्रव्य ध्वनि तरंग। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ये अपश्रव्य तरंग कहलाती है। अपश्रव्य तरंग बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंग। अपश्रव्य तरंग बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंग। अपश्रव्य तरंग कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ इत्यादि जंतु द्वारा सुना जा सकता है। अपश्रव्य तरंग कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ आदि जंतुओं द्वारा सुना जा सकता है। हृदय के कंपन से अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। हृदय के कंपन से अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। पराश्रव्य तरंग। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा उत्पन्न किया। आजकल इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अधिक आवृत्ति व कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इसमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ है? समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में सोनार की सहायता ली जाती है। समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का सहायता ली जाती है। नोट: सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग से समुद्र की गहराई, जल में किसी वस्तु का पता लगाने में करते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग से समुद्र की गहराई, जल में किसी वस्तु का पता लगाने में करते हैं। संकेत भेजने में, उद्योग में मशीन के पुर्जे व चिमनियों में जमी कालिख साफ करने में, कृषि में कीटों को नष्ट करने में, चिकित्सा में, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफ में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, भ्रूण जांच, पथरी, ट्यूमर इत्यादि में, गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए, जीवाणुनाशक के रूप में तथा गठिया के रूप में। कुछ जंतु जैसे कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। चमगादड़ उच्च तरत्व के परस्पर ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता है और अपना रास्ता निर्धारित करता है। कुछ जंतु जैसे कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है। चमगादड़ उच्च तरत्व के परस्पर ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता है और अपना रास्ता निर्धारित करता है। परस्पर ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने में करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? तो मैक्सवेल ने बताया। वैसे तरंगे जिनके
संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। वैसी तरंग है जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करती है। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻15 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार। गामा किरणें, इनकी खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। गामा किरणें, इनकी खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर प्राप्त होता है। रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिकों का विखंडन होने पर प्राप्त होता है। इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ अधिक ऊर्जा लेती है। इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ अधिक ऊर्जा लेती है। इनकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। ये किरणें प्रफुरक पदार्थ तथा रेडियो आयोडाइड के पर्दे पर चमक प्रस्फुरन उत्पन्न करती हैं। ये किरणें प्रस्फुरक पदार्थ तथा सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर चमक प्रस्फुरन उत्पन्न करती है। गामा किरणें आवेशहीन होती है। एक्स किरणें, इसकी खोज रोएंटगन ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटगन ने किया था। जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स को कठोर धातु जैसे टंगस्टन पर टकराते हैं तो एक्स किरण उत्पन्न होती है। जब अत्यधिक गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु टंगस्टन पर टकराते हैं तो एक्स किरण उत्पन्न होती है। उपयोग। टूटी हड्डी की जांच में, खाक के अध्ययन में, क्रिस्टल्स के अध्ययन में, मेटल डिटेक्टर में। इसकी भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, इसकी खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये किरणें सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क और आयनित गैस द्वारा उत्पन्न होती है। ये किरणें सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क और आयनित गैस द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। इन किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होती है। इन किरणों का मानव शरीर का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे त्वचा में कैंसर का खतरा भी होता है। इन किरणों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे त्वचा में कैंसर का खतरा भी रहता है। उपयोग। जल को शोधन, कीटाणु रहित करने में, अदृश्य लिखाई नकली दस्तावेज का पता लगाने में, दृश्य प्रकाश, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इनका उत्पादन सूर्य ज्वाला, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि ताप दीप्ति वस्तुएं हैं। प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के इनके गुण हैं। प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव इनके गुण हैं। अवरक्त किरण, इसकी खोज हर्शल ने की थी। अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरण द्वारा ही पहुंचता है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरण के द्वारा ही पहुंचता है। ये किरणें कोहरे और धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है। इसलिए खराब मौसम और कोहरे में फोटोग्राफी है तो इनका प्रयोग होता है। ये किरणें कोहरे और धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है, इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी है तो इसका उपयोग किया जाता है। टेलीविजन, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इन किरणों का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन,
टीवी के रिमोट कंट्रोल में इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगे। इसकी खोज हेनरी हर्ज ने की थी। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ज ने। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वातिक नलिका से किया जाता है। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका से किया जाता है। इन तरंगों में परावर्तन व ध्रुवण की घटना होती है। इन तरंगों में परावर्तन व ध्रुवण की घटना होती है। इनका उपयोग रडार, उपग्रहों, बेतार संचार, माइक्रोवेव तथा दूर संचार में किया जाता है। इनका उपयोग रडार, उपकरणों, बेतार संचार, माइक्रोवेव तथा दूर संचार में किया जाता है। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी। इसका उपयोग रेडियो दूरसंचार में करते हैं। यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति भी एवं तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा E बराबर एच भी बराबर न्यू, यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे न्यू है, तो आवृत्ति को न्यू से सूचित करते हैं, इसलिए E बराबर एच न्यू। अगला है ध्वनि, साउंड। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। अब श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि 20 से लेके 20,000 से नीचे जब होगा तो 20 हर्ज से नीचे जब होगा तो अपश्रव्य ध्वनि होगा। 20 से लेकर 20,000 तक होगा तो श्रव्य ध्वनि होगा, और 20,000 से ऊपर जब होगा तो पराश्रव्य ध्वनि होगा। अपश्रव्य ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि होती है अपश्रव्य ध्वनि। और श्रव्य ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनि चमगादड़, डॉल्फिन, पायरेपेसस भी सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनि दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न की जाती है। पराश्रव्य ध्वनि दाब वैद्युत प्रभाव पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नोट: जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत रहता है तो समतापीय प्रक्रम कहलाता है। जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान नियत रहता है तो समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल कहलाता है। जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है जबकि ऊष्मा नियत रहती है तो रुद्धोष्म प्रक्रिया एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है तब ऊष्मा नियत रहती है तो रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य है जबकि द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ है तथा द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है तथा ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य है जबकि द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ है तथा द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है तथा ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हैं। ध्वनि की चाल। न्यूटन। हवा में ध्वनि तरंग दैर्ध्य है। जब ध्वनि गमन करती है तो ताप नियत रहता है। हवा में न्यूटन द्वारा ध्वनि की चाल कितना दिया गया? 280 मीटर प्रति सेकंड। लाप्लास द्वारा हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। लाप्लास हवा में ध्वनि अनुदैर्ध्य है। जब ध्वनि गमन करती है तो ऊष्मा नियत रहती है। इसका चाल हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रायोगिक मान इसका 332 मीटर पर सेकंड ही है। ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के 3 लक्षण हैं: तीव्रता, तारत्व, गुणता। ध्वनि के 3 लक्षण हैं: तीव्रता इंटेंसिटी, तारत्व पिच, गुणता क्वालिटी। तीव्रता यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। तीव्रता यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आई बराबर तीव्रता, ए बराबर आयाम, अर्थात आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर का। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है।
ध्वनि की तीव्रता का व्यावहारिक मात्रक डेसिबल डीबी होता है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 डेसिबल के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। WHO के अनुसार फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तरतु पिच, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है। पिच तरत्व, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। लड़की की आवाज, मच्छरों का भनभनाना आदि तरत्व अधिक होता है। लड़की की आवाज, मच्छरों का भनभनाना आदि तरत्व अधिक होता है। लड़कों की आवाज, मेढकों का टटरना आदि का तरत्व कम होता है। गुणता, जब ध्वनि की तीव्रता और तरत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता के कारण होता है। जब ध्वनि की तीव्रता और तरत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता कहलाता है। गुणता ओवरटोन, अधिस्वर या सनांदी पर निर्भर करता है। गुणता ओवरटोन, अधिस्वर या सनांदी पर निर्भर करता है। गायक की आवाज में अंतर, परिचितों की आवाज में अंतर, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर गुणता के कारण होती है। गायक की आवाज में अंतर, परिचितों की आवाज में अंतर, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर गुणता के कारण होती है। अगला है ध्वनि का वेग को प्रभावित करने वाला कारण। ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारण। तापमान टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। यदि ध्वनि का वेग तापमान के वर्ग का समानुपाती होता है, अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। नोट, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। गैस का अनुभार, गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है तथा घटने से बढ़ता है, अर्थात भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा घटने से बढ़ता है, अर्थात भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के, जहाँ m गैस का अनुभार और भी ध्वनि का वेग। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तथा सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड है WF6 है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तथा सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड है WF6 है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होती है। आर्द्रता, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। दाब प्रेशर, दाब के घटने बढ़ने से ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब के घटने बढ़ने से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा प्रत्यास्थता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। प्रत्यास्थता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा प्रत्यास्थता के घटने से ध्वनि के वेग घटता है। निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है।
प्रत्यास्थता सबसे अधिक ठोस की होती है, उसके बाद द्रव की होती है, उसके बाद गैस की होती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। नोट, सबसे अधिक प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज कांच की होती है, इसके बाद इस्पात की होती है, इसलिए ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज कांच में सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद इस्पात में वेग अधिक होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता क्वार्ट्ज कांच की होती है, इसके बाद इस्पात की होती है, इसलिए ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज कांच में सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद इस्पात में वेग अधिक होती है। ट्रिक, गैस का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है। गैस का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है। गैस का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है तथा घटने से बढ़ता है, जबकि दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद बाकी तापमान आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा घटने से घटता है। डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए मान्य है। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के लिए मान्य है। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि के लिए, जब श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव का अध्ययन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। जब श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है तो स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव का अध्ययन डॉपलर प्रभाव कहलाती है। डॉपलर प्रभाव का सूत्र, माना कि एनएस स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति है, एन नॉट स्रोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है, वी एस स्रोत का वेग है, वी नॉट श्रोता ऑब्जर्वर का वेग है, वी बराबर ध्वनि का वेग है। तो एन नॉट बटे वी प्लस माइनस वी नॉट बराबर एन एस बाई वी प्लस माइनस वी एस होगा। नेक्स्ट है डॉपलर का प्रभाव प्रकाश के लिए। डॉपलर प्रभाव के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उसे आने वाला प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रही है तो उससे आने वाला प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। डॉपलर प्रभाव के अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाला प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। नोट, बिग बैंग सिद्धांत अर्थात थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर आधारित है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। ध्वनि का परावर्तन, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। अगर दो ध्वनि को स्पष्ट सुनना हो तो उन दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कान में ध्वनि का 1/10 सेकेंड तक रहना श्रुति निर्बद्धता कहलाता है। अगर दो ध्वनि को स्पष्ट सुनना हो तो उन दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कान में ध्वनि का 1/10 सेकेंड तक रहना श्रुति निर्बद्धता कहलाता है। प्रतिध्वनि अर्थात इको, किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना ध्वनि का प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए। अनुरणन ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना अनुरणन कहलाती है। इसका कारण ध्वनि का बहुल परावर्तन है। ध्वनि स्रोत को समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना अनुरणन कहलाती है। इसका कारण ध्वनि का बहुल परावर्तन है। सिनेमा हॉल में अनुरणन तथा प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसे अकॉस्टिक कहते हैं। सिनेमा हॉल में अनुरणन तथा प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसे अकॉस्टिक पदार्थ कहते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ कॉर्क, मोटा पर्दा, खुरदरी दीवार,
प्लाईवुड इत्यादि। ग्रीन मफलर परियोजना तथा एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। ग्रीन मफलर परियोजना तथा एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। नोट: ध्वनि के परिवर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम की कमी आती है। ध्वनि के परिवर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम की कमी आती है। ध्वनि का अपवर्तन: जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल: दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है, अपवर्तन के कारण। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई देती है, अपवर्तन के कारण। ध्वनि का व्यक्तीकरण: जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंग एक दूसरे पर आरोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम तो कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है, यह घटना व्यक्तीकरण कहलाती है। जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंग एक दूसरे के से आपस आरोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम तो कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है, यह घटना व्यक्तीकरण कहलाती है। कभी कभी समुद्र में जहाज नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है वहाँ विनाशी व्यक्तीकरण होता है और निरीह क्षेत्र का निर्माण होती है। कभी कभी समुद्र में जहाज नहीं मिल पाती है क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है वहाँ विनाशकारी व्यक्तीकरण डिस्ट्रप्टिव इंटरफेरेंस होता है और निरीह क्षेत्र अर्थात साइलेंस जोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ध्रुवन। किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है जबकि प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है जबकि प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है जबकि अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है जबकि अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। नेक्स्ट है मैक नंबर। मैक नंबर का उपयोग वायुयान के चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। यह अनुपात है वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग का, अर्थात मैक संख्या बराबर वायुयान की चाल बटे ध्वनि का वेग। मैक नंबर का उपयोग वायुयान की चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। यह अनुपात है वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग का, अर्थात मैक संख्या बराबर वायुयान की चाल बटे ध्वनि का वेग। अगर मैक नंबर 1 से छोटा हो तो अध्वनिक विमान होता है। मैक नंबर 1 के बराबर हो तो ध्वनिक विमान होता है। मैक नंबर 1 से बड़ा हो तो पराध्वनिक विमान होता है। मैक नंबर 5 से अधिक हो तो अति पराध्वनिक विमान होता है। नोट: पराध्वनिक विमान आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग शॉकिंग वेव या ध्वनि बूम छोड़ता है जिसके कारण इमारतों को नुकसान पहुंचता है। पराध्वनिक विमान आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग शॉकिंग वेव या ध्वनि बीम छोड़ता है जिसके कारण इमारत को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है ध्वनि का विवर्तन। खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर ध्वनि तरंग का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर ध्वनि तरंग का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, विवर्तन के कारण। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, विवर्तन के कारण। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो जाता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है क्योंकि प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर का किनारा होना चाहिए जो प्रकृति में संभव नहीं है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं क्योंकि ध्वनि का विवर्तन तो हो जाता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है क्योंकि प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर का किनारा होना चाहिए जो प्रकृति से संभव नहीं है। अप्रगामी तरंग। वैसे तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसे तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। वैसा तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है, ऐसी तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ
एंटी नोड का निर्माण होता है तथा जहाँ पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पर नोड का निर्माण होती है। अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटी नोड का निर्माण होता है तथा जहाँ पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पर नोड का निर्माण होता है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है तथा दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, जहाँ लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य है। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है तथा दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, जहाँ लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य होता है। प्रगामी तरंग वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। आर्गन नली आर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जो ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। आर्गन पाइप एक प्रकार की पाइप है जो ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। आर्गन नली में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि का वेग बटे ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है, अर्थात n/v/λ। आर्गन नली दो प्रकार की होती है, ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप और क्लोज आर्गन पाइप में अंतर, इसमें दोनों सिरों खुले रहते हैं तथा दोनों सिरों पर एंटी नोड का निर्माण होता है। ओपन आर्गन पाइप, इसमें दोनों सिरे खुले रहते हैं तथा दोनों सिरों पर एंटी नोड का निर्माण होता है। क्लोज आर्गन पाइप, इसमें एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। बंद सिरे पर नोड तथा खुले सिरे पर एंटी नोड का निर्माण होता है। इसमें एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। बंद सिरे पर नोड तथा खुले सिरे पर एंटी नोड का निर्माण होता है। ओपन आर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है। ओपन आर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों सनांदी हार्मोनिक होती है। इसकी ध्वनि कम सुरीली होती है क्योंकि इसमें केवल विषम हार्मोनिक सनांद होती है। कॉस्मिक किरण, इन किरणों की उत्पत्ति सूर्य में अथवा पृथ्वी के उच्च वायुमंडल में नाभिकीय क्रिया द्वारा होती है। यह किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा पहचाना जाता है। कॉस्मिक किरण, इन किरणों की उत्पत्ति सूर्य में अथवा पृथ्वी के उच्च वायुमंडल में नाभिकीय क्रिया द्वारा होती है। यह किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा पहचाना जाता है। शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र नमी बरसात के दिनों में ध्वनि का वेग अधिक होती है। सूक्ष्म दिनों की अपेक्षा आर्द्र नमी बरसात के दिनों में ध्वनि का वेग अधिक होती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल, माध्यम ध्वनि की चाल, माध्यम ध्वनि की चाल। कार्बन डाइऑक्साइड 267 मीटर प्रति सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड 267 मीटर प्रति सेकंड। वायु 332 मीटर प्रति सेकंड, वायु 332 मीटर प्रति सेकंड। जल 1493 मीटर प्रति सेकंड, जल 1493 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल 1533 मीटर प्रति सेकंड। भाप 100 डिग्री सेल्सियस 405 मीटर प्रति सेकंड। भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे 405 मीटर प्रति सेकंड। लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड, लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल 1213 मीटर प्रति सेकंड, अल्कोहल 1213 मीटर प्रति सेकंड। कांच 5640 मीटर प्रति सेकंड, कांच 5640 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन 1269 मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम 6420। पारा 1450, पारा 1450। आशुद्ध जल या जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। आशुद्ध जल या जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि में ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। निकल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। निकल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। अनुनाद एवं प्राणादित कंपन,
किसी भी वस्तु की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है जिसमें कि वह वस्तु कंपन करता रहता है, परंतु जब इस वस्तु पर बाह्य आवृत्ति पर बल लगाया जाता है तो पहले यह वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करता है, परंतु बाद में बाह्य बल के प्रभाव से कंपन करने लगता है। इस घटना को प्रणोद कंपन कहते हैं। किसी भी वस्तु की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है जिससे कि वह वस्तु कंपन करता रहता है, परंतु जब इस वस्तु पर बाह्य आवृत्ति पर बल लगाया जाता है तो पहले यह वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करता है, परंतु बाद में बाह्य बल के प्रभाव से कंपन करने लगता है। इस घटना को प्रणोदित कंपन कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है। यदि इस पर इतनी ही आवृत्ति वस्तु का बाह्य बल लगाया जाए तो कंपन बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है। यदि इस पर इतनी ही आवृत्ति वस्तु का बाह्य बल लगाया जाए तो कंपन बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। कंपन के आयाम का महत्तम हो जाना अनुनाद कहलाता है। कंपन के आयाम का महत्तम हो जाना अनुनाद कहलाता है। एग्जाम्पल, अमेरिका के ट्रेकोमा पुल अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिका के ट्रेकोमा पुल अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। तानसेन के गाना गाने पर कांच के बर्तन बर्तन का टूटना। तानसेन के गाना गाने पर कांच के बर्तन का टूटना रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। पुल की स्वाभाविक कंपन आवृत्ति सैनिकों को कदमताल की आवृत्ति के बराबर न हो पाए, इसलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदमताल रोक दिए जाते हैं। पुल की स्वाभाविक कंपन आवृत्ति सैनिकों की कदमताल की आवृत्ति के बराबर न हो पाए, इसलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल रोक दिया जाता है। ध्वनि तरंग में विस्पंदन। ध्वनि तरंगों में विस्पंदन जब कभी दो लगभग समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि की तरंग एक साथ उत्पन्न की जाती है तो उसके अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता बारी बारी से घटती व बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाली इस चढ़ाव या उतार को विस्पंदन कहते हैं। जब कभी दो लगभग समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि की तरंग एक साथ उत्पन्न की जाती है तो उसके अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता बारी बारी से घटती और बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाली इस चढ़ाव व उतार को विस्पंदन बीट्स कहते हैं। विस्पंदन बीट्स की घटना ध्वनि के व्यतिकरण का ही एक विशेष उदाहरण है। विस्पंदन की घटना ध्वनि के व्यतिकरण का ही एक विशेष उदाहरण है। बाजे वाले अपने बाजों को समस्वरित करने के लिए विस्पंदनों का ही प्रयोग करते हैं। बाजे वाले अपने बाजों को समस्वरित करने के लिए विस्पंदनों का ही प्रयोग करता है। खानों माइंस में खतरनाक गैस का पता लगाने में। खानों माइंस में खतरनाक गैसों का पता लगाने में। नोट: दुनिया के प्रत्येक संगीत पद्धति में अलग अलग आवृत्तियां वाले स्वरक टोन होते हैं जिनसे संगीत में धुन की उत्पत्ति होती है। भारतीय संगीत पद्धति में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो सा का 265 हर्ट्ज होता है, रे का 285 हर्ट्ज होता है, गा का 295 हर्ट्ज होता है, मा का 330 हर्ट्ज होता है, पा का 349 हर्ट्ज होता है, धा का 440 हर्ट्ज होता है, नी को 494 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। ध्वनि के स्रोत तीव्रता डेसिबल में। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल, ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 100 डेसिबल। ध्वनि के स्रोत तीव्रता डेसिबल में। विद्युत मोटर 100 डेसिबल 110 डेसिबल, मोटरसाइकिल 110 डेसिबल, सायरन 110 से 120 डेसिबल, मशीन गन 170 डेसिबल, मिसाइल 180 डेसिबल। 60 से 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि भारतीय नियम के अनुसार प्रदूषित ध्वनि मानी जाती है। 60 से 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि भारतीय नियमानुसार प्रदूषित ध्वनि मानी जाती है।